हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आइए हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण हैं। इतने विस्तृत, इतने विशाल भूभाग क्षेत्र में विस्तृत मौर्य साम्राज्य का अंततः पतन होगा। उस पतन के पीछे के क्या रीजन हैं, क्या कारण हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, उत्थान और पतन तो प्रकृति का नियम है। जो उठेगा, चरम उत्कर्ष को प्राप्त होगा तो उसकी अंतिम परिणत होती है, फिर उसको गिरना है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनमें कुछ क्वालिटी, कुछ योग्यता और रही होती इनके आने वाली पीढ़ियों में, तो हो सकता था कि ये मौर्य साम्राज्य कुछ एक दिन और चलता। बस इतना सी बात है, बाकी तो इतिहास गवाह है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। यहाँ बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े लोग आए और चले गए। यहाँ पर किसी का स्थायित्व तो नहीं है। बस यह है कि उसकी टाइमिंग को थोड़ा बढ़ाया जा सकता था। अगर इनके अशोक के बाद के जो योग्य अधिकारी रहे होते, या अशोक की कुछ नीतियां हैं जिनके कारणों पर हम चर्चा करने चल रहे हैं कि ये मौर्य साम्राज्य का विघटन का कारण क्या था, मौर्य साम्राज्य इतनी जल्दी विघटित क्यों हो गया, उसका नाश क्यों हो गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस कड़ी में हम कुछ विद्वानों के मतों की भी डिक्लेरेशन करना चाहेंगे, जिसके मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में पहला कारण हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। यहां पर एक विद्वान आते हैं, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। पंडित हरप्रसाद शास्त्री, याद रखेंगे मित्रों, ये कथन कभी कोई पूछ लेते हैं। इन्होंने कहा था, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, कि अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी, इनका जो कहने का तात्पर्य हो ब्राह्मण विरोधी नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। मित्रों इस चीज को याद रखना, इनका जो ये कथन है इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें कि ब्राह्मण विरोधी नीति। पंडित हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति थी वो मौर्य साम्राज्य के पतन का मूल कारण बनी। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें कि आखिर इनके कहने में क्या मामला है, क्यों इसकी ब्राह्मण विरोधी नीति कहां से परिलक्षित होती है। तो मित्रों, हमने आपको बताया था, इसने चतुर्दश शिलालेखों में पहले ही शिलालेख पे आदेश जारी करता है कि आज से हमारे पूरे साम्राज्य में पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाता है। पशु पक्षी हत्या पर निषेध है, और इस प्रकार के अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको जो है कठोरतम दंड दिया जाएगा। तो इसमें अब अगर गहराई से विचार करें तो उस समय जो दो तबका है, एक तो ब्राह्मण वर्ग है, दूसरा जो है जो इस प्रकार के कृत्य करते थे, खास करके जो मछुआरे वगैरह थे या बहेलिये वगैरह थे, जो इस प्रकार का कार्य करते थे, शिकारी का कार्य करते थे, शिकार करते थे, उनको बेच करके अपनी जीविकोपार्जन करते थे और उनको नुकसान हुआ। दूसरी चीज, ब्राह्मणों को भी कहीं ना कहीं इसकी क्षति हुई, क्योंकि उस समय समाज में यज्ञ याज्ञिक कर्मकांडों की भी थोड़ी प्रधानता चल रही थी। चूंकि उस समय के जो यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड थे उसमें बलि प्रथा का संकेत मिलता है, और बलि प्रथा में जब बलि नहीं दी जाएगी तो यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड नहीं होंगे, और यज्ञ याज्ञिक कर्मकांड नहीं होंगे तो ब्राह्मणों की रोजी रोटी कहां से चलेगी। प्रश्न यहीं पर बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण उस इसकी नीति से असंतुष्ट थे। दूसरी चीज, आगे और इनके आदेश हैं, स्तंभलेखों में आदेश है, लघु शिलालेखों में आदेश है, लघु स्तंभों में आदेश है कि आज से हमारे पूरे साम्राज्य में इन्होंने एक नीति लागू किया था, श्रम दंड समता की नीति। श्रम दंड समता, तो इससे क्या होता है कि श्रम दंड समता से तात्पर्य है कि जो सामाजिक स्तर था प्राचीन काल में लोगों का, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इनका किसी भी एक अपराध के लिए अलग अलग दंड विधान की व्यवस्था थी। इसके पहले दंड विधान की अलग अलग व्यवस्था थी। अगर वही अपराध कोई ब्राह्मण करता है तो उसके लिए अलग दंड था, क्षत्रिय करता है तो अलग दंड था, शूद्र वैश्य करता है तो अलग दंड था, और शूद्र करता है तो उसके लिए अलग दंड का विधान था। तो मित्रों याद रखिए कि जब सम्राट अशोक ने इन विसंगतियों को देखा तो देखिए, सम्राट अशोक महान है ऐसे नहीं महान है, निश्चित रूप से उसके कार्य उसको महान बनाते हैं। तो इस विसंगति को दूर करने के लिए उसने जो है सम दंड समता की नीति लागू कर दिया, अर्थात अगर अपराध एक है तो दंड भी सबको समान रूप से दिया जाएगा। मित्रों, अब जब दंड सबको समान रूप से दिया जाएगा तो उसमें जो ब्राह्मण वर्ण है, जो
उसी दंड के लिए मान लीजिए उसको बरी कर दिया जाता है या 2-4 दिन के लिए जेल कर दिया जाता था। अन्य वर्णों के लोगों के लिए आजीवन कारावास था या कुछ था। इस प्रकार की जो विसंगतियां थी उससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ ब्राह्मण। अब ब्राह्मण का स्टेटस जो सामाजिक स्तरीकरण है उनसे तीनों वर्णों के लेवल में ला दिया, बराबरी पर ला दिया। अर्थात कहीं न कहीं यह ब्राह्मण उस समय इन नीतियों से जो है अशोक से नाराज था, जिसके कारण आप देखेंगे अभी आगे मौर्य सम्राट अशोक के बाद जो इनके उत्तराधिकारी होंगे, याद रखें इनके जो उत्तराधिकारी होंगे सम्राट अशोक के बाद मित्रों कुणाल है, कुणाल और संप्रति, इनको याद रखेंगे मित्रों, कभी कभी पूछ लेता है। कुणाल, संप्रति और कुणाल हो गए, संप्रति हो गए, दशरथ मित्रों, दशरथ और अंतिम में बृहद्रथ। ये बात आपको याद रखना है। वैसे जालौक का भी नाम मिलता है, कश्मीर का शासन चल रहा था, राज तंगड़ी कल्हड़ की कहती है। तो मित्रों इसको थोड़ा सा इन चीज को याद रखिए कि तो इनके जो उत्तराधिकारी थे अयोग्य थे, लेकिन अंतिम में जो बृहद्रथ शासक बनेगा 184 बीसी, कहीं कहीं पर 185 बीसी भी मिल जाता है। तो क्या होता है कि ये सब अयोग्य थे, तो इनके जो मंत्री था पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। मित्रों मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यहां पर बड़ी पंडित हरप्रसाद शास्त्री की जो कहने की मंशा है वो ये है कि ब्राह्मण विरोधी नीति ने मौर्य साम्राज्य के पतन का आधार शिला रख दिया और अंत तो गत्वा 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और एक ब्राह्मण राजवंश की स्थापना किया। मित्रों तो ये पंडित हरप्रसाद शास्त्री का कथन है कि ब्राह्मण विरोधी नीति उसके पतन का कारण बनी। अब हम इसके दूसरा पॉइंट देखते हैं, आते हैं यहीं पर हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी मित्रों याद रखिए ये दूसरे विद्वान हैं। नंबर 2 ये पहले कारण को बताने वाले हैं। ये कहते हैं कि अहिंसावादी नीति, मित्रों याद रखना मौर्य साम्राज्य के पतन का जो कारण बना वो अहिंसावादी नीति बनी। इस पर आप विचार कर ले जरा सा। यह पंडित हरप्रसाद शास्त्री की नीतियों का कथन का एक खंडन करते हैं हेमचंद्र राय चौधरी। ये कहते हैं कि उसकी ब्राह्मण विरोधी नीति उसके साम्राज्य के पतन का कारण नहीं बल्कि उसकी जो अहिंसावादी नीति है उसके साम्राज्य के पतन का कारण बन गई। क्योंकि उसने जिस साम्राज्य के इतने विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए विशाल सेनाओं की आवश्यकता होती है, बहुत ही अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होती है और बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो उन बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों को क्या करता है कि धार्मिक जो कि बौद्ध धर्मावलंबी हो चुका था तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इसने बहुत बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया और इस प्रकार की इतनी ज्यादा अहिंसावादी हो चुका था कि अपनी सीमाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा लापरवाही बरतने लगा। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनेगा। क्योंकि मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद जब विदेशी आक्रांता घुसने लगेंगे तो कहीं न कहीं ये कमियां अहिंसावादी नीतियां इसके लिए उत्तरदायी होगी, ऐसा हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं। तीसरा कारण है। अगले पर आते हैं मित्रों याद रखिएगा डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीडी कौशाम्बी की जो कहने की मंशा है, इनका कहना है कि आर्थिक कारण। मित्रों याद रखिएगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों से तात्पर्य यह है कि सम्राट अशोक ने ये जो हमारे सिंहली ग्रंथ हैं, सिंहली ग्रंथ, सिंहल से तात्पर्य होता है श्रीलंका में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, दीपवंश है, महावंश है, इनका कथन है कि सम्राट अशोक ने पूरे साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों थूप या थूहा और ये प्राचीन काल में महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि मेरे मरणोपरांत मेरी मूर्तियों का निर्माण ना किया जाए। तो उनके बड़े अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर से, शरीर माने भस्म से, मेरे राख से इसको विभिन्न चौराहों पर चतुष्पदों पर रख करके उस पर स्तूप या थूप का निर्माण कर दिया जाए, जो मेरा प्रतीक चिन्ह होगा, उसी की आप लोग पूजा उपासना अर्चना करेंगे। तो इस कड़ी में सम्राट अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया। उसमें ऐसा
उक्ति मिलती है सिंहली ग्रंथों में कि 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो आप समझते ही हैं कि एक दो स्तूप या एक दो मंदिर का निर्माण, जैसे स्तूप से तात्पर्य है कि वो बौद्ध पूजा गृह होते हैं, बौद्ध मंदिर होते हैं स्तूप। तो इसने विशाल भारत में बड़े बड़े स्तूपों का निर्माण कराने में अपार धन संपदा लगी होगी, और उस अपार धन संपदा के क्षय के कारण, चूंकि मौर्य साम्राज्य या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बात आई हुई है, जो सप्तांग सिद्धांत है कौटिल्य के 6वें अधिकरण में अर्थशास्त्र में लिखा है उन्होंने, स्वामात्य जनपद दुर्ग कोष, कोष की बात आती है। अगर एक राज्य को सुचारू रूप से संचालित करना है तो उसमें सुचारू और एक संगठित कोष खजाने की जरूरत होती है। जब खजाना ही खाली हो जाएगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। यह कारण बताते हैं डीडी कौशाम्बी कि इसने 84,000 स्तूपों का निर्माण करा करके पूरा राजकोष खाली कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मौर्य साम्राज्य पतन के गर्त में चला गया। मित्रों याद रखना है, डीडी कौशाम्बी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमिला थापर क्या कहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मित्रों, एक है रोमिला थापर। रोमिला थापर ये केंद्रीय शासन की शिथिलता दर्शाती हैं। कहती हैं कि केंद्रीय शासन तंत्र शिथिल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मित्रों केंद्रीय शासन तंत्र शिथिल हो गया। इनकी भी बातों में दम है, क्योंकि सारे अधिकारी कर्मचारी सब लग गए थे ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारार्थ। आप देखेंगे, अभी हम आगे चर्चा करेंगे मौर्यकालीन प्रशासनिक जीवन में और मौर्यकालीन सांस्कृतिक जीवन में, तो हम उस पर और भी चर्चाएं करेंगे। अगला एक वीडियो हमारा मौर्य वंश से और जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं इन तीनों को हम मिटा रहे हैं और अंतिम महत्वपूर्ण कारण बताने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें मित्रों तो ले लें। तो ये हो गए। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं इनके जो अयोग्य उत्तराधिकारी की बात करते हैं। अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मूल कारण बन रहा है वो अयोग्य उत्तराधिकारी। जैसा कि हमने बताया कि कुणाल, संप्रति, दशरथ, बृहद्रथ, इनमें वो क्वालिटी नहीं थी, वो योग्यता नहीं थी जो सम्राट अशोक के अंतर्गत थी, जिसके कारण आप देखेंगे कि बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, जो सेनापति है, प्रधान सेनापति है, और हत्या करके फिर से भारत में ब्राह्मण राजवंश की, पहला ब्राह्मण राजवंश शुंग वंश की स्थापना कर देता है और मौर्य साम्राज्य का पतन होता है। क्योंकि ये आर्य शर्मा एक विद्वान है, शर्मा, जो इस पर चर्चा करते हैं कि इनके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य थे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। यह बात में दम है, वास्तविकता भी है, क्योंकि जब सम्राट अशोक था भारत में, उसका शासन चल रहा था और लगभग 232 ईसा पूर्व तक, तब तो साम्राज्य का विघटन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसकी नीतियां या उसके व्यवहार या उसके शासन करने की क्रियाशैली निश्चित रूप से साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखी, किंतु उसके जाते ही, उसके खत्म होते ही जो इनके उत्तराधिकारी थे अयोग्य थे, उस चीज को संभाल नहीं पाए और मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया, अंत हो गया मित्रों। और किंतु उपरोक्त समस्त तथ्य जो हमने चर्चा की है, ब्राह्मण विरोधी नीति, अहिंसावादी नीति, आर्थिक कारण, अयोग्य उत्तराधिकारी, इन सभी को नकारा भी नहीं जा सकता। सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें हैं। अर्थात उपरोक्त समस्त कारणों को हम कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे मित्रों। तो ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण पर हमने चर्चा किया। ये कारणों में इन चीजों को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ, जैसा कि आपको पता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्मावलंबी हो चुका था, उसने एक अपना अलग से धर्म भी चला दिया था जिसको अशोक का धम्म कहते हैं। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में हमने इसकी चर्चा भी किया था कि यमचूधम में ये सब बातें हो चुकी थी। तो धर्म के प्रचारार्थ, धम्म के प्रचारार्थ उसने कुछ देशों में अपने धर्म प्रचारक भेजे थे, जहां से क्वेश्चन बनाता है मित्रों, यहां से भी क्वेश्चन बना देता है अच्छी कंपटीशंस में। तो हम चर्चा कर लें, देखिए कहां कहां वो अपने धर्म प्रचारक भेजता है। श्रीलंका में भेजता है अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को। मित्रों याद रखिएगा, संघमित्रा को। यहां पर इसके पुत्र और पुत्री जाते हैं, महेंद्र और संघमित्रा, अशोक का धर्म का प्रचार करने के लिए। कश्मीर गंधार में जाते हैं मंझांतिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। यूनान देश में या यूनान में महारक्षित, महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित, इसको ऐसे याद रखिएगा, महाराष्ट्र से महाधर्म, महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित।
मैसूर महादेव, वनवासी रक्षित, अपरांतक में धर्म रक्षित, सुवर्ण भूमि में सोना उत्तरा जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालय देश में मंझिम बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ भेजे जाते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिए। इसमें खास करके ये यूनान वाला पूछता है महारक्षित का, और महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित का, और श्रीलंका वाला पूछता है महेंद्र संघमित्रा का। इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये पूछ लेता है सुवर्ण भूमि में सोन और उत्तरा गए थे धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। मित्रों, अगला टॉपिक्स जो हमारा मौर्य साम्राज्य से होगा और अंतिम से होगा मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्यकालीन सांस्कृतिक जीवन पर हम चर्चा करेंगे मित्रों। और मौर्यकालीन सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत खास करके मौर्यकालीन कला पर प्रचार करेंगे, नारियों की दशा पर बात करेंगे। और चूंकि इन सब चीजों को जानने का जो प्रमुख स्रोत होगा हमारे पास वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा और मेगास्थनीज की इंडिका होगी, जो हमको मौर्यकालीन बहुत सारी चीजों की जानकारी प्रदान करेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि मौर्यकालीन प्रशासन की अब हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। वीडियो को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रसार अपना विचार व्यक्त किया है। उसने अर्थशास्त्र में कुल 18 मंत्रालयों की चर्चा किया है, और उसमें एक शब्द आता है मंत्रिणः। मित्रों याद रखना, मंत्रिणः शब्द आता है। मंत्रिणः के अंतर्गत जो 4 लोग होते थे, प्रधानमंत्री है और क्या कहते हैं कि कुमार हैं, इनके जो उत्तराधिकारी होते थे, और इस प्रकार से 4 लोग होते थे। तो इनको 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। पर्ण क्या होता था? पर्ण आधुनिक 3/4 चांदी के सिक्के के वजन के बराबर होता था। मित्रों याद रखना है इस चीज को। पर्ण, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे मुद्रा व्यवस्था में। पर्ण है, मासक है, काकड़ी है, रत्तिका है, इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। मौर्यकालीन मुद्रा व्यवस्था में थोड़ा सा हिंट करेंगे। तो इनको इतना वेतन मिलता था। मंत्री परिषद के जो अन्य सदस्य थे उनको 12,000 वार्षिक पर्ण वेतन मिलता था। और यहां पर जो मंत्री लोग हैं, मंत्रियों को इसने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने तीर्थ कहा है, और इनकी संख्या टोटल 18 बताई है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में विभागों की चर्चा किया है, और कुल मिलाकर 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे मित्रों। इसको ध्यान से पढ़िएगा, लगे रहिएगा। और निश्चित रूप से मौर्य साम्राज्य को खत्म करने के बाद हम सोच रहे हैं कि एक 200 प्रश्नों की ऑब्जेक्टिव्स सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, उसको हल करवाएंगे, जहां से क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं मौर्य साम्राज्य से। इसके पीछे जो पाषाण काल है वहां से, प्राग इतिहास है वहां से, और सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन बनाते हैं मित्रों। जहां से क्वेश्चन बनाते हैं उन सब पर हम एक ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज भी लेके आएंगे और हल करवाएंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में छूटने ना पाए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एक इसमें वीडियो और बनाएंगे मित्रों, और अंतिम होगा और मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाएगा। इसके बाद दूसरा टॉपिक्स लेके चलेंगे, लेकिन इसके पहले हम सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करें। तो लगे रहें, डटे रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तल्लीन रहें पढ़ाई में, कोऑपरेट करें। ओके, थैंक्स, नमस्कार।